हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th मैथ का पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम जो आपका मैथ का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस 3 चैप्टर के सभी क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग दोस्तों आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या नहीं तो आप लोग सिंपली चैनल के होम पेज पर जो है जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है इस तीनों चैप्टर का जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो है चौथा चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं कभी भी पूरा डिटेल पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम जो भी द्विघात समीकरण चैप्टर है सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना है, किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाई करना है, कौन कौन सा फार्मूला, कौन कौन सा जो है सूत्र आपको इस चैप्टर में यूज आएगा, सारा जो है कंसेप्ट से रिलेटेड सारा बात आज के क्लास में करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मज़ा यहाँ पर आपको आज आने वाला है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है। पूरा कंसेप्ट के ऊपर आज का क्लास रहेगा और कंसेप्ट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तक आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उस चैप्टर का अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ा और डायरेक्ट जो है प्रश्नावली चालू कर दे, 4.1 पढ़ना चालू कर दे। इससे क्या होता है कि आप गलत, ये मेथड गलत है। देखिए कोई भी चैप्टर जो है मैथ जो है वो भी दोस्तों एक कहानी की तरह, जैसे मान लीजिए कि हिंदी का कोई कहानी है और कोई कहानी मान लीजिए हिंदी का, और आपको कहानी न सुनाया जाए पहले और उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई बताओ इस कहानी में जो हीरो के रोल में था वो कौन था, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। वही बात है मैथ के साथ भी, जब तक आप इसका पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्ट मिस होता है कहानी। डैट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, फार्मूला है, जो कंसेप्ट है वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फार्मूला और कंसेप्ट से रिलेटेड होता है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो कंसेप्ट आप लोग जो है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पे 2 शब्द है। पहला शब्द तो है द्विघात और दूसरा शब्द है समीकरण। समीकरण क्या होता है बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करते हैं द्विघात के बारे में। द्विघात जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, द्वि प्लस घात, द्वि प्लस घात के मेल से बना है। और आपको पता होना चाहिए कि द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब क्या होता है 2 होता है, और घात मीन्स होता है पावर, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और जो समीकरण है इसे हम क्या कहते हैं आगे बताने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्लियर हो पाया, 2 मीन्स 2 और घात मीन्स घात, यानी कि 2 घात वाला जो बहुपद होगा उसे हम 2 घात वाला जो समीकरण होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए इससे पहले दूसरा चैप्टर में जो है हम आप लोगों को पढ़ाए थे बहुपद। क्या पढ़ाए थे? बहुपद पढ़ाए थे, ठीक है, बहुपद पढ़ाए थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समीकरण। तो याद रखिएगा कि समीकरण और बहुपद में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ये डिफरेंस हम आपको दूसरा चैप्टर जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताए थे कि बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो पूरा आपको जानकारी होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग मोटा मोटी ये जानने की आप जानेंगे, दोनों में डिफरेंस आगे जानेंगे कि समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है। सबसे पहले अब कंप्लीट रूप से एक डिफिनीशन के रूप में हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी हम पहले से तैयार किए हुए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा द्विघात समीकरण। यहाँ पर इसका अगर डेफिनेशन आप तैयार करने की कोशिश करें तो लिखेंगे, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अधिकतम मतलब सबसे अधिक, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। जिस समीकरण का सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ा घात अगर 2 होगा तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर दिखाने का कोशिश किए हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका उदाहरण है पूछ रही है 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। यह एक क्या है दोस्तों, तो यह एक द्विघात समीकरण है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो ये जो समीकरण है यहाँ से देखिए, यहाँ पर है पावर 2, फिर यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर में कुछ भी नहीं तो 1 है, और यहाँ पर पावर है 0। तो पावर 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन 2 1 0 से मतलब नहीं, हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है 2, तो इसीलिए इस समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इसी तरह से उदाहरण 2 को भी पूरे अच्छा से समझिए। यहाँ पर है y² प्लस y बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पर पावर कितना है, y का 1 है। अगर जहाँ पे पावर कुछ ना दिखे चर संख्या पे, तो आपको समझना है कि वहाँ पर पावर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर तो 2 ही टर्म है। यहाँ पर देखा आपने कि 3 टर्म था, 3 पद था, लेकिन यहाँ पर 2 ही टर्म है। इसका भी कारण हम आपको आगे बताने वाले हैं। कभी कभी द्विघात समीकरण में 3 टर्म होगा, जनरली 3 टर्म ही होगा, कभी कभी 2 टर्म भी हो सकता है और कभी कभी 1 टर्म भी हो सकता है। पूरा अभी आपको हम क्लियर बताने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर है क्या, सो समझिए, बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं, देखिए जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है, यहाँ पर आप हल्का नीचे आ जाते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए ax² है, तो ये है ax², यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, ये है b का वैल्यू 6 है, और यह c और यह बराबर 0, तो c का वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण में b और c पद नहीं भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पर c पद नहीं है, यहाँ पर ax² प्लस b है, प्लस bx का यहाँ पे टर्म है, बट यहाँ पर c वाला टर्म नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि b और c पद आपको नहीं भी रह सकता है, लेकिन a वाला जो पद है वो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब है कि b और c 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप a को 0 कर देते हैं तो a को गुना करेंगे जब आप x² से, तो वो हो जाएगा 0। डैट मीन्स ये टर्म ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर पावर तो 2 बचा ही नहीं, तो हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। दूसरा उदाहरण के बाद यहाँ पर तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2x² प्लस x बराबर 6, ये भी एक क्या है, तो द्विघात समीकरण है। फिर इसी तरह से जो y² प्लस 6 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि हमें केवल ये देखना है कि सबसे बड़ा घात कितना है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अगर अब आप बातें को समझते हैं कि समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, वहाँ पर हम आपको 1 मिनट में क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है y² प्लस 6 बराबर 0, तो ये है समीकरण, ये क्या है, समीकरण। लेकिन अगर लिख दिया जाए y² प्लस 6 बराबर में कुछ भी नहीं दिया जाए, बराबर का साइन न लगाया जाए, तो ये होगा बहुपद। तो आपने देखा कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। समीकरण जो होगा उसमें इक्वलिटी का साइन होगा, बराबर का साइन होगा, बट जो बहुपद होगा उसमें बराबर का साइन नहीं होगा। बस इतना का ही अंतर है बहुपद में और समीकरण में। चलिए अब हम जो है, हमने समझा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण को समझने का कोशिश किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी टीम के द्वारा जो है 2 मोबाइल ऐप जो है तैयार किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एक मोबाइल ऐप में सारा चीज़ इतना अधिक चीज़ जो है संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए 2 बनाया गया है। जिस मोबाइल ऐप पर दोनों में आपको आधा आधा हाफ करके जो है मिलेगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों पर अलग अलग टाइप के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारे दोनों मोबाइल ऐप में आपको दोस्तों मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, इसके बाद आपका जो है मॉडल पेपर, क्लास नोट्स, ये सारा का सारा दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में, इस सभी का PDF जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जिस दोनों मोबाइल ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार डाउनलोड कीजिएगा, फिर कहिएगा कि इस तरह का मोबाइल ऐप तो प्ले स्टोर पर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए कोई है ही नहीं। इस तरह से इतना मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं वो लोग अपडेट जरूर कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर के अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह जो है वहाँ पर कुछ न कुछ नया आपके लिए क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजती है वीडियो का, तो ऐप पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन क्या होगा, मिलता रहेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं क्विज का भी वहाँ पर जो है सिस्टम है, टेस्ट भी वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हम जो है देखने को मिलेगा। तो मोबाइल ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, और आगे जो है यहाँ पर जो
बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का नियम। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। फिर आपको बता दें कि इस चैप्टर से में आपको केवल 2-3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहला तो ये कि द्विघात समीकरण का मूल निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो मूल निकालने से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, और मूल निकालने का 2-3 विधि आपको क्या करना है, पढ़ना है। डेट मीन्स जो द्विघात समीकरण होगा उसका मूल जो है निकालना है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है। तो मूल निकालने का 2-3 विधि आपको पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहला तो है आपका गुणनखंड विधि है, फिर द्विघाती सूत्र से करेंगे, फिर पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। सारे विधि हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं। तो एक भी स्टेप तो यह है। दूसरा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का भी जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है मूल निकालने का जो सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा बेस्ट कंसेप्ट क्या लिखा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का नियम। हम गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसका नियम दोस्तों हमें पता होना चाहिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटते हैं। नहीं, क्वेश्चन को आप मत रटो, क्वेश्चन को मत रटो, उसके नियम को रटो। और रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। बाय प्रैक्टिस आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल क्या होता है। किसी भी द्विघात समीकरण में जो मूल निकालने जा रहे हैं वो होता क्या है। तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया, कहा कि भाई उसका क्या निकालो, मूल निकालो। इसका मतलब आप समझ जाइए कि उस द्विघात समीकरण में जो x है या फिर y भी रह सकता है, तो वही जो चर संख्या है उसका मान आपको क्या करना होता है, निकालना होता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। चलिए अब नियम सीखते हैं कि कैसे जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए आपको स्टेप जो है समझ में आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखें। मतलब जो भी समीकरण आपको दिया जाएगा उसको आप पहले क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, दूसरा काम हम लोग करेंगे a × c, यानी कि जो ये आपको a दिख रहा है और ये पर c जो दिख रहा है, ये a क्या है c क्या है, आगे हम इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो a × c करेंगे। मान लीजिए कि a × c किया आपने तो कोई नंबर आया, मान लीजिए हमने उसको m मान लिया। ठीक है, a को c से गुना करेंगे तो कुछ भी आपको मिलेगा ना, तो उसको हम क्या मान लिए, m मान लिए। अब m प्राप्त करने के बाद तीसरा स्टेप क्या करना है आपको कि m का ऐसा 2 गुणनखंड निकाले जिसको जोड़ने या घटाने पर b पूरे। b मतलब जो ये वाला जो टर्म है ये आपको पूरना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर। तो कभी कभी जोड़ने पर पुराना पड़ता है, कभी कभी घटाने पर पुराना पड़ता है। कब जोड़ करके पुराना है, कब घटा करके पुराना है, आगे पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा स्टेप अब क्या करना है, जो आपने m को 2 भागों में तोड़ा, फिर ऐसे गुणनखंड निकाला ऐसा उसका कि जोड़ने या घटाने पर b पूरे। अब चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, अब मध्य पद डेट मीन्स बीच वाला जो पद है, डेट मीन्स bx को 2 व्यंजकों के योग के रूप में लिखे। 2 व्यंजकों के योग के रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन लेने के बाद प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखकर x का मान ज्ञात करें। ये 4-5 स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको आराम से जो है मिल जाएगा शून्यक, यानी कि उसको मूल भी कहते हैं किसका, तो द्विघात समीकरण का। चलिए अब इस विधि से एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो फिर आप क्या कर पाइएगा, इस टाइप के सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए अभी हमने नियम सीखा और अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका प्रैक्टिस होगा और तुरंत आप जो है सीख पाएंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन तैयार किया, देख सकते हैं क्वेश्चन है। उदाहरण के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखा द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 का मूल को कभी कभी शून्यक भी बोल देता है, तो दोनों हमने लिख दिया है ताकि कहीं भी अगर कोई भी कुछ आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। इतना का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बोला गया आपको कि भाई क्या करो, इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये समझ लेना चाहिए कि देखिए ये जो दिया गया है समीकरण वो ax² + bx और + c = 0 के रूप में नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि सी वाला जो टर्म है वो बट्टा में है। तो याद रखिएगा कोई भी बट्टा नहीं रहना चाहिए, बट्टा को आप हटाने की सबसे पहला काम करेंगे। तो बट्टा को हटाने का कोशिश करेंगे तो कैसे हटेगा बट्टा, चलिए यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। देखिए हम सबसे पहला कोशिश करेंगे कि ये जो बट्टे में 8 है ये हट जाना चाहिए, क्योंकि बट्टा रहना गलत पाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सी था ना कि 1 बट्टा सी था। चलिए अब बट्टा हटाएंगे कैसे। बट्टा के नीचे है क्या 8 है, जिसको आपको हटाना हो तो हमें हटाना है 8 को। उससे क्या करेंगे, आप तीनों पद में गुना कर देंगे। तीनों पद में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका पद है वो है 2x²। तो हमने क्या किया, 2x² को 8 से गुना कर दिया। फिर जो सेकेंड स्क्वायर है वो -x है, तो x को हमने क्या कर दिया, 8 से गुना कर दिया। फिर जो लास्ट स्टेप था वो 1/8 था, तो 1/8 को हमने क्या किया, 8 से गुना कर दिया। डैट मीन्स आपको जिस संख्या को हटाना होगा उससे आप सभी पद में गुना कर देंगे। गुना करने से फ़ायदा क्या होगा, सो देखिए यहाँ पर 8 से ये 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, देख सकते हैं आपका 8 से 8 क्या हो गया, कट गया। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। डैट मीन्स आप इस स्टेप में देख सकते हैं कि 16x² हो गया। फिर 8 को x से गुना करेंगे तो 8x, और फिर देखिए 8 कट गया, बचा 1 आपको, तो ये +1 यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 0। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें बट्टा नहीं है, इस स्टेप में बट्टा नहीं है। समीकरण क्या हो गया, 16x² - 8x + 1 बराबर 0 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अब आपको हम एक चीज़ बता दें कि यहाँ जो है अब A किसे कहेंगे, B किसे कहेंगे, C किसे कहेंगे। तो जो स्क्वायर वाला के साथ होगा, यानी कि पावर 2 वाला का जो पावर 2 वाले का जो गुणांक होगा वो होगा A, यानी कि यहाँ पर 16 क्या है, A का वैल्यू है। फिर पावर 1 वाला के साथ जो होगा वो B होगा, और जो कांस्टेंट पद होगा उसे हम C कहते हैं। तो ABC आपने समझ गया। तो फर्स्ट स्टेप में हम आपको बोले थे कि जो ABC ax² + bx + c के 0 बराबर c के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकेंड स्टेप में आने के बाद आपको क्या करना है, a को गुना करना है c से। तो 16 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा 16, और गुना करने के बाद आपको 16 मिला। अब आपको 16 का 2 ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़कर जोड़कर आपको 8 पूर्णा चाहिए। जोड़कर क्या पूर्णा चाहिए, B पूर्णा चाहिए। बोले थे हम B पूर्णा चाहिए, तो B का वैल्यू 8 है, तो 8 पूर्णा आपको चाहिए। तो देखिए 16 का जो गुणनखंड आप निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूना 4। तो हमने क्या किया, इस दोनों 2 को कंबाइन कर दिया, तो क्या हो गया, 4 हो गया। और ये जो आपका एक 4 है, देखिए ये 2 दूना 4, एक ये 4 हो गया, और ये 4 यहाँ पर आ गया। तो देखिए 2 गुणनखंड मिला, 16 का 2 गुणनखंड मिला, 4 × 4। तो 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। हम यहाँ पर जोड़ करके 8 पुरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कभी जोड़ कर पुराना है और कभी घटा कर पुराना है। तो यहाँ पर हम जोड़ कर क्यों पुरा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो C पद है वो प्लस में है। C पद किस में है, प्लस में है। लास्ट वाला पद जो कांस्टेंट पद होगा वो प्लस में होगा, तो जोड़ करके आपको B पुराना है, और अगर कांस्टेंट पद माइनस में होगा तो घटा करके B पुराना है। तो 4 + 4 8 होता है, मतलब जोड़ करके हम B पुरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। अब हमने 2 गुणनखंड निकाल लिया। अब आपको क्या बोले थे कि गुणनखंड के अनुसार B पद को आपको 2 भागों में तोड़ देना है। तो जो फर्स्ट पद है यहाँ पर देखिए, इस स्टेप में आप देखिए जो फर्स्ट पद है 16x² उसको सेम टू सेम हमने लिख लिया, और जो -8x था उसको हम लिखेंगे -4x और -4x, क्योंकि -4x और -4x हो जाएगा फिर -8x। और लास्ट वाला जो कांस्टेंट पद होगा उसको हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेंगे, +1 था तो +1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर आप समझिए इस स्टेप में हमने क्या किया, जो आपका 16x² और -4x था उसको एक साथ ले लिया, और -4x और +1 को एक साथ लिया। अब हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर कॉमन लिया हमने, यहाँ पर 16x² और -4x में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है। 4x कॉमन है तो 4x हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, हम हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से पूरा क्लियर दिख सके। देखिए
अब यहाँ पर समझिए, इस स्टेप में आपने देखा कि भाई हमने -8x को 4x और 4x के रूप में तोड़ दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो 16x² और -4x है, इसमें आपने क्या लिया, 4x कॉमन लिया। 4x कॉमन क्या चीज़ लेते हैं, तो जो चीज़ दोनों जगहों पे हो, मतलब जिस चीज़ से, जिस संख्या से दोनों पद में भाग लग सके उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो 4x कॉमन लेने का मतलब है कि 4x से आप क्या करेंगे, दोनों पद में भाग देंगे। तो 4 चौके 16 होता है। 4x से जब आप भाग करने जाएंगे 16x² को, तो क्या होगा, 4 से 4 चौके क्या होता है, 16 होता है, तो 4 आ गया। और फिर x² को जब आप x से भाग करेंगे तो क्या होगा, x आएगा। यानी कि जब आप 16x² को 4x से भाग देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4x। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख लिए हैं, 4x लिख लिए हैं। और फिर जब आप -4x को 4x से भाग देंगे तो होगा -1, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देने पर 1 आता है। फिर आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो देखिए -4x और +1, यहाँ पर x तो दोनों जगहों पे नहीं है तो x कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि जो दोनों जगहों पे होगा वही कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन होगा नहीं। अब 4 से यहाँ पर भाग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर आप लेंगे 1। कितना कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो हम लिए -1। आप कभी कभी +1 लेना होगा, कभी कभी -1 लेना होगा। तो हम -1 क्यों लिए, इसका फ़ायदा अभी आपको दिखेगा। देखिए -1 कॉमन आपने लिया, इसका मतलब है आपको -1 से आपको -4x में भाग देना होगा। तो -4x में जो भाग देंगे, तो -1 से -4x में भाग देंगे, तो माइनस से माइनस में भाग दिया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो +4x हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो -1 से जब आप -4x में भाग देंगे तो +4x होगा। और फिर जब आप +1 को भाग करेंगे -1 से तो होगा -1, क्योंकि प्लस को माइनस से भाग देने पर क्या होता है, तो माइनस होता है। तो अब देखिए बात क्या हुआ, यहाँ पर इस कोष्ठ को देखिए 4x - 1 और इस कोष्ठ को देखिए 4x - 1, दोनों कोष्ठ क्या है, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस ले लेते तो दोनों बराबर नहीं हो पाता, इसीलिए हमने क्या लिया, माइनस लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो दोनों कोष्ठ दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ये 4x - 1 और 4x - 1, इसमें से आप कोई एक ले लेंगे। तो एक ले लिया हमने, मान लिया कि इस स्टेप में एक जो है हमने ले लिया 4x - 1, दोनों कोष्ठ में से कोई एक कोष्ठ ले लेंगे। और फिर बाहर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है -1, तो इस दोनों को आप एक कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बंद कर दिया हमने, 4x - 1 यहाँ पर हमने कर दिया, और बराबर में क्या है, तो 0 है। बराबर में क्या है, 0, वो रहेगा ही रहेगा। अब आपको 2 गुणनखंड मिल गया, क्या मिला, 2 गुणनखंड मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x - 1 और 4x - 1 बराबर क्या मिला, आपको 0 मिला। अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको करना क्या है, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो 4x - 1 को आप 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 4x - 1 बराबर 0 होगा। और फिर इधर भी इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले बाएं तरफ आप सीखिए, 4x को बाएं रखिएगा और -1 को दाहिने भेजिएगा तो +1 हो जाएगा। -1 को जब आप दाहिने भेजे तो क्या हो गया, +1 हो गया। फिर आप 4 को जब दाहिने भेजिएगा तो बट्टे में जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 1/4। याद रखिएगा एक बात, बाएं तरफ से जब किसी चीज़ को ले जाते हैं दाहिने तो वहाँ पर रूल कुछ फॉलो करना होता है। अगर चीज़ें माइनस में है दाहिने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे जाएगा, वो डेट मीन्स भाग में जाएगा। गुना है तो भाग में जाएगा, तो इसीलिए 4 जो है गुना के रूप में था तो बट्टा के नीचे गया। सेम टू सेम कहानी यहाँ भी होगा, जब आप -1 को भेजेंगे दाहिने साइड तो +1 होगा, और फिर 4 को भेजेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। इस तरह से आपको x का 2 वैल्यू मिला, यहाँ पर मिला x बराबर 1/4 और यहाँ भी मिला x बराबर 1/4। तो x का 2 मूल आपको मिल गया, यानी कि 2 जो है आपको शून्य मिल गया। x बराबर जो है 1/4 और 1/4 2 आपको मूल मिला, किसका, जो x का वैल्यू होता है ना दोस्तों, वो इसी को हम मूल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो x बराबर आपको 1/4 और 1/4 क्या हुआ, 2 मूल मिला। अब याद रखिएगा, एक को आप अल्फा कह सकते हैं, दूसरा को बीटा कह सकते हैं, एक को अल्फा और दूसरा को बीटा। और एक बात और आप याद रखिएगा कि जो भी द्विघात समीकरण होगा, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका हमेशा 2 मूल होगा। ये कितना होगा,
उसका हमेशा 2 मूल होगा, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का हमेशा 2 मूल होगा। एक खास बात यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ जो x का 2 वैल्यू आया है वो दोनों एक जैसा है, 1/4 1/4। कभी कभी क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, और कभी कभी तो दोनों आएगा ही नहीं, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो ये एक जैसा क्यों आया? कभी कभी ये कभी होगा 3 और मान लीजिए दूसरा हुआ 4, तो अलग अलग हो गया। तो कभी कभी अलग आएगा, तो एक जैसा कब आएगा, अलग अलग कब आएगा, सारा जो है हम आगे पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके आगे की क्लास में हम आप लोगों को पूरा क्लियर से क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, इस तरह से द्विघात समीकरण का मूल क्या कर सकते हैं, आराम से आप जो है निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे के कंसेप्ट को ध्यान से समझने की आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर लीजिए, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना मेहनत बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग आप लोग जरूर दे दीजिएगा। 5 स्टार रेटिंग जैसे डाउनलोड कीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद आप नीचे जाइएगा, नीचे प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर आपको स्टार दिखेगा 5 स्टार, तो 5वां स्टार पर क्लिक कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा 5 स्टार रेटिंग। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, हम इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान लगा करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक, दैट मीन्स इसी को मानक रूप भी कहते हैं, व्यापक या नहीं तो इसी को मानक रूप भी कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर इसका बहुत जगहों पे काम आएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक या नहीं तो मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा घात 2 होगा। द्विघात समीकरण के मूलों का संख्या कितना होगा, 2 होगा, और व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c = 0 होगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए इसका PDF भी दोस्तों हमारे मोबाइल पर आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये जो आपको पढ़ा रहा है अभी, इसका भी PDF मिल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट का, जो है द्विघाती सूत्र। देखिए द्विघाती सूत्र भी द्विघात समीकरण का जो है मूल निकालने का ही एक विधि है। इस विधि से भी आप मूल निकाल सकते हैं। अब बात उठता है कि आखिर गुणनखंड विधि से जब हम लोगों ने पढ़ा ही, गुणनखंड विधि से मूल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल ही सकते हैं, तो फिर दूसरे विधि का क्यों जरूरी पड़ा। तो आपको बता दें कि जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से जो मूल निकालने का सिस्टम है, ये सिस्टम सभी क्वेश्चन के लिए लागू नहीं होता है। दैट मीन्स गुणनखंड विधि से आप सभी क्वेश्चन का मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया में जो नहीं होता है कोई एक काम एक सिस्टम से, तो दूसरा सिस्टम लाया जाता है। इसीलिए हम लोगों ने जो है, हमारे गणितज्ञों ने दूसरा नियम खोजा, दूसरा तरीका खोजा द्विघात समीकरण का मूल निकालने का, और उस सूत्र को नाम दिया गया द्विघाती सूत्र। और याद रखिएगा द्विघाती सूत्र भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, बुकों में नहीं लिखा होता है, बट आपको जान लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है वही आप जाने, सभी आप जितना भी मेरे पास होगा हम पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए द्विघाती सूत्र क्या है, एक वैसा सूत्र है जिस सूत्र के मदद से आप द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है, यहाँ पर हम हल्का बड़ा कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सूत्र है x = -b ± √d/2a। ये जो सूत्र है इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसमें जो है डी क्या होता है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। डी जो होता है उसको विविक्तकर या विवेचक कहते हैं, विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। डी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो देखिए बी, देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ये ए बी सी क्या है। तो देखिए जो आपका द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको ऊपर बताया था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि बातों को समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो बी ए और सी है वो क्या है, तो यही बी ए और सी है। डैट मीन्स जो द्विघात समीकरण होता है उसी का ए बी और सी यहाँ पर लिया गया है। तो ये भी बी हो गया, यही वाला जो बी है वो, और ए जो है वो यही ए है। तो ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 7 ए बी सी की जगह पे कुछ भी, ए 5 7 8 कुछ भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिख सकता है। तो आपने द्विघाती सूत्र देखा कि क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है, एक बार और बोलेंगे, x = -b ± √d/2a, जहाँ d को हम लोग विविक्तकर कहते हैं या उसी को विवेचक भी
कहते हैं। डी को विविधकर या विवेचक भी कहते हैं। और डी का जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। अब इस विधि से मतलब ये जो आपका फार्मूला है, द्विघाती सूत्र का जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे, डैट मीन्स x का मान कैसे निकालेंगे, वो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेश से अगले क्लास में पूरा जो है आप लोग रेडी रहिएगा। प्रत्येक दिन आपका सुबह 7 बजे आपका जो है क्लास होना तय है। सुबह 7 बजे आपका प्रत्येक दिन क्लास होगा। तो अगले क्लास में आप लोग जरूर से जरूर रेडी रहिएगा। काफ़ी नया चीज़, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जो है सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग बताइएगा, और कुछ प्रॉब्लम लगा हो तो वही बताइएगा। अगले क्लास से आपका इससे भी अच्छा सिस्टम से क्लास होगा। अब बात आपको बता दें कि जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि भाई LGR स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का क्वालिटी क्लास चल रहा है, वो बिल्कुल फ्री में। तो सबको बताइए, कम से कम आपका जो है अधिक से अधिक बच्चा क्या होगा जुड़ेगा, तो हमें भी मज़ा आएगा। उतना ही जोश में हम भी क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। हम भी सोचेंगे भाई इतना बच्चा पढ़ रहा है तो इसका भविष्य तो खराब नहीं होना चाहिए। तो पूरा मज़ा के साथ हम लोग अगले क्लास में मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।